अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क के तल्ख होते सियासी मंजरनामे में अब एक नई बहस छिड़ गई है कि मुज़ाकरात की आड़ में NRO मांग कौन रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत इत्तेहादी हुकूमत को है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गुज़श्ता रोज़ सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने PTI को मुल्क और जमहूरियत की खातिर मिलकर चलने की पेशकश की, जिस पर मुज़ाकरात से पहले शिबली फराज ने 6 मुतालबात रखे हैं। तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा ये है कि पहले मुकदमात ख़त्म करके मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाए। दूसरा मुतालबा है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की जाए। तीसरा मुतालबा है कि PTI की ख़वातीन और जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। चौथा मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल सियासी आज़ादी फराहम की जाए। पाँचवीं डिमांड तहरीक इंसाफ की ये है कि PTI के साथ जो कुछ हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। छठा मुतालबा ये है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 30 दिन में इंतखाबी धांधली के केसेस पर अब फैसले करें। PTI ने तो खुलकर मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी जाहिर कर दी है। अब सवाल ये है कि हुकूमत इन मुतालबात को मानकर आगे बढ़ने के लिए क्या तैयार है। गुज़श्ता रात को एक प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी ने यह कहकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था कि ये हुकूमत बेबस है और रिमोट कंट्रोल है, ये तो मुस्तरद शुदा लोग हैं, इनसे मुज़ाकरात कौन करे। PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात करना चाहती है, जिस पर मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी अब दोनों ये एतराज़ उठा रहे हैं कि PTI फ़ौज को सियासत में धकेलने की बजाय सियासी लोगों से तहरीक इंसाफ को बातचीत करनी चाहिए। अब सवाल ये है, पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ और इस्टेब्लिशमेंट की हकीकत को जानते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी ये एतराज़ क्यों उठा रहे हैं? क्या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये अदराक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी इन हालात में तहरीक इंसाफ का जो मुज़ाकरात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आज तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात में है, जिन मुश्किलात का शिकार है, इसके सबसे बड़ी वजह तो 9 मई के वाक़यात हैं। अगर एक सियासी जमात अपने और इदारे के दरमियान पाई जाने वाली जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना चाहती हैं तो ज़ाहिर उस इदारे से बात भी करनी होगी, मुज़ाकरात भी करने होंगे। सवाल ये भी है कि जब रियासती जबर के सामने PTI अपना सब खो रही थी तब ये सियासी जमातें क्यों नहीं बोली? इत्तेहादी हुकूमत वाकई में अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तो इसके लिए माहौल बनाना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्योंकि आज भी PTI को जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं मिलती है। ज़ाहिर है जब सियासतदान एक दूसरे के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो सियासतदान अपने जो रिलीफ है उसके लिए किसी और की तरफ देखेंगे। मुज़ाकरात की पेशकश को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? नून लीग हुकूमत जो काबीना में नून लीग है, सारी वजारतें नून लीग के पास हैं, नून लीग क्या सोच रही है? हुकूमत कहाँ पर खड़ी है? इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कल बात की है वो किसकी तरफ से है? शिबली फराज साहब को बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो किसकी तरफ से बात कर रहे हैं। इन सारी मामलात पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, अभी शिबली फराज साहब ये बात कर रहे थे, जब उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब की बात की तो बड़े उनकी बात में कन्फ्यूजन नज़र आई, बल्कि वो भी कंफ्यूज ही थे। वो कहते हमें नहीं पता ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बात हो रही है। जब सेनेट में कल इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बात की, मुज़ाकरात की, उन्होंने भी कहा कि आए मिलकर बैठें। कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की थी। ये कन्फ्यूजन क्यों है? शिबली फराज साहब भी कंफ्यूज लग रहे थे कि पता नहीं ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो बात कर रहे हैं या वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बात कर रहे हैं। क्यों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की बातों को अलग अलग जो है ना वो उनकी सोच को अलग अलग करके पेश किया जा रहा है कि शायद अगर नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ साहब बात करना नहीं चाहते, अगर शहबाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ साहब बात करना नहीं चाहते। तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की बात किसकी तरफ से थी मुज़ाकरात की? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम तो शुरू से बात करना चाहते हैं। हमने तो मिसाक मईशत की बात की, जब PTI की हुकूमत थी उन्होंने रद्द कर दी। अब हम मिसाक मईशत की बात करते हैं, आज उनकी हुकूमत नहीं है, उन्होंने रद्द कर दी। तो जो रद्द की जाती है बातचीत का जो है वो हमेशा PTI की तरफ से की जाती है। और अभी भी देखें, मैं तो समझता हूँ कि PTI जो मर्जी कहती रहे, उनके जितने भी लीडर्स हैं वो कहें कि बातचीत होनी चाहिए, वो बेमानी है। क्योंकि इनकी तारीख जो है PTI की ये बताती है कि जितने इन्होंने मुज़ाकराती वक्फ बनाए और जितने भी वो हाई पावर्ड थे, अगर वो किसी बात पे पहुंच भी गए तो फिर आखिर में कालीन जो है वो खान साहब खींच देते थे।
तो उनकी जितनी भी काविश थी वो बेमानी होती थी। लेकिन अब शिबली फराज साहब की बातों से लग रहा है कि खान साहब अब खुद भी जो है ना वो चाहते हैं कि कालीन बिछा दिया जाए। अब वो खींचेंगे नहीं, वो बल्कि खुद बिछाना चाहते हैं। देखिए, दूसरी बात ये जो वो अपनी गुजारिशात रख रहे हैं कि सियासी केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं और लोगों को रिहा कर दिया जाए, तो पहली बात तो ये सियासी केसेस नहीं है। 9 मई के वाक़यात को पूरी कौम ने, 25 करोड़ की अवाम ने विटनेस किया, 10 जगहों पे किया, 10 शहरों पे किया जहां फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर हुए। ये अदालती मामलात हैं, ये अदालत के अंदर हैं और वहीं से इनका हल निकलेगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पीछे हट जाएं, और हमारा मौक़िफ़ आज भी 9 मई के हवाले से बड़ा क्लियर है कि उनके जो लोग हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए है। और ये तो अदालती सुस्त रवि है जिसकी वजह से अभी तक हम उन फैसलों में नहीं पहुंचे। असूली तौर पे अब तक लोगों को सजाएं हो जानी चाहिए थी जो 9 मई में मुलव्वस हैं। 9 मई के मामलात को अलग रख के, ज़ाहिर है वो तो काम अदालतों का है, वो अदालतों ने करना है। 9 मई के मामलात को अलग रख के आप लोग मुज़ाकरात को लेकर कहां पर खड़े हैं? जो बात कल इरफान सिद्दीकी साहब ने की, क्या पूरी पार्टी इस पर मुत्तफिक है? वो पूरी पार्टी की तरफ से एक पैगाम था, या नवाज शरीफ साहब की सोच कुछ और है, शहबाज शरीफ साहब की सोच कुछ और है? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त वज़ीर आज़म हैं और वो बिल्कुल मुशावरत करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात कर, अगर उन्होंने हुकूमत से करने हैं ना मुज़ाकरात, तो हुकूमत को तो रन अगर वफाकी लेवल पे हैं तो शहबाज शरीफ साहब हैं, सूबाई लेवल पे मरियम नवाज साहिबा हैं, तो हुकूमती मुज़ाकरात तो यही लोग करेंगे ना। और कोई करेंगे ये लोग? डू यू थिंक कि ये लोग अगर बात करेंगे भी तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं कर सकते ना? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली वो जो कुछ भी करेंगे उनकी मुशावरत के साथ ही करेंगे, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन ये जो फर्क की आप बात कर रहे हैं, फर्क कोई नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन बात ये है कि अभी तो हम भी समझते हैं कि आप जो एक पोलराइजेशन की सियासत यहाँ पीटीआई करती रही है, जहाँ 9 मई के वाक़यात को वो कहती है कि ये लंदन प्लान है, जहाँ साइफर को वो कहती है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, तो वहाँ सारी इन चीज़ों को वो तस्लीम करेंगे तो आगे हम बढ़ सकेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हमें ब्लेम दें 9 मई के, जबकि आप 9 मई के खुद मुलव्वस हैं आप उसके अंदर, और आप कहें कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करें। हम मुज़ाकरात के लिए ओपन हैं, हम इनके जो भी चेयरमैन हैं और जो पार्लियामेंटेरियन 9 मई के हटके जो आप केसेस की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो निकाह वाला केस, चाहे वो साइफर केस, ये तो आपकी पार्टी के अपने लोग कह चुके हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर चुके हैं कि 3 केसेस में 3 हफ्तों में जो सजाएं दी गई वो बिल्कुल एक मजाक था और वो कोई मजबूती नहीं थी उन केसेस में, मतलब कि प्रोसिक्यूशन भी उतनी ही उसमें वीक थी। बात उनका भी ख्याल है कि ये जिस तरीके से बने तो उसी तरीके से ख़त्म भी हो जाएंगे ये। देखिए, बात ये जो निकाह वाला केस है उसके अंदर तो हम फरीक भी नहीं है, वो तो उनकी बुशरा बीबी के जो साबका शौहर हैं उनका केस है और बुशरा बीबी के दरमियान में है। उसमें हुकूमत का या मुस्लिम लीग नून का तो कोई लेना देना नहीं है, ना कोई अमल दखल है। बाकी जो तोशा खाना केस हैं या वो जो और दीगर केस हैं वो तो देखें, बिल्कुल अगर कोई हमारे दौर में तो उनको सजाएं नहीं हुई थी, हम तो खुद उस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अगर उस वक्त की प्रोसिक्यूशन ने कोई जल्दी की या जो है वो जुडिशरी ने कोई जल्दी की या कोई फैसला जो आया एक्सपीडियंसी के साथ आया और उसने अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं की तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है वो फिर उन्हीं जमातों को, उसी को होगा, खान साहब को होगा। लेकिन ये तो अब लेकिन आप लोगों को नुकसान ज़रूर हुआ। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उन 3 केसेस में जो सजाएं हुई उनका नुकसान हमें ज़रूर हुआ, जो उजलत में सजाएं दी गई। देखिए, राना साहब का मौक़िफ़ है, बिल्कुल उनका एक इंडिविजुअल मौक़िफ़ है और वो राइट रखते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने पेश करें। बहरहाल ऐसा कोई मौक़िफ़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं आया। सही, तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से भी ये सोच है कि अगर मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो इस पर गौर होगा, या बिल्कुल ये कैटेगोरिकली इनकार है इस बात पर गई पहले टेबल पर बैठे फिर चीज़ें तय होंगी? ये जो मशरूत मुज़ाकरात की तहरीक इंसाफ बात करती है ये काबिल कबूल है? देखिए, बात ये है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो मुज़ाकरात का ही फोरम है, पार्लियामेंट डिबेट का फोरम है। पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत और ऑपोजिशन के अपने मौक़िफ़ का फोरम है।
तो वहां आप आए, हम तो कमेटियां बनाने के लिए भी तैयार हैं जो इश्यूज ऑपोजिशन रेज करना चाहती है, लेकिन ये तो अब हम तो दावत दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है एज ए गवर्नमेंट भी, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने हर लिहाज से ऑपोजिशन को भी जो है वो साथ लेके चलना है। लेकिन अगर ऑपोजिशन जो है उसका रवैया ये हो कि हमने इस्लामाबाद पे काबिज हो जाना है, अभी आप देखें ना ये सारी बातें एक तरफ हो रही हैं, गंडापुर साहब के आप बयानात निकाल के देख लें, आप देखें कि वो चंद कुछ दिनों से किस तरह के लहजे में और किस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? ये तो लोग ये भी कहा जा रहा है ना, वो उन्होंने दोनों तरफ राजी रखा हुआ है, वो ऐसी बात करके खान साहब को भी राजी रख रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, हुकूमती सतह पर आप लोगों से मिलते हैं, तो वो जाहिर है उन्होंने वो भी जगह रखनी है और खान साहब को भी खुश करना है, तो वो आप उनको इतना कह रहे हैं कि सीरियस ना लें। आजकल थोड़े ओवर हुए हैं और उनको ये एहसास नहीं है कि वो फेडरेशन का हिस्सा हैं और सूबे की जिम्मेदारियां हैं वफाक पे, उसी तरह वफाक की जिम्मेदारियां सूबे की हैं, तो उनको वो मेरे ख्याल से इग्नोर कर रहे हैं और सियासी जो पोलराइजेशन है उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो ये नुकसानदेह होगी बात, और मैं तो समझता हूं कि जहां मुज़ाकरात की बात हो तो वहां फिर जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा हुआ है वो तो फिर काबिल कबूल नहीं है। तो पहले तो वो अगर मुज़ाकरात हम तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं इसमें आगे बढ़ना है तो कम से कम वो जो जिस तरह की लफाजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनको गुरेज करना चाहिए, वरना ये कहीं नहीं मामला जाए। तो मुज़ाकरात से पहले कोई किसी किस्म की शराइत भी हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है, मतलब कि सियासी मुकदमात खत्म हो और उन लोगों को रिहा किया जाए? शराइत तो वहां होती है ना जहां आप उनको मनवा सकें। तो अभी ये कैसी ये जमात जो खुद तितर बितर है, जिसमें कभी मरवत कुछ और कहते हैं और फिर चेयरमैन कुछ और कहते हैं और एक वकला का ग्रुप कुछ और कहता है और दूसरा वकला का ग्रुप कुछ और कहता है, जहां पूरी जमात ही जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो, जहां एक लीडर कहता है कि हम सिर्फ जो है वो ISI और फौज से बात करेंगे, एक कहता है कि हमसे, तो ये कंफ्यूजन का टोकरा है। तो ये पहले अपने आप को जो है वो एक पेज पे ले आए तो हम तो तैयार हैं। तो इसीलिए तो शहबाज शरीफ साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं कि अडियाला वालों से हाथ मिला लें, उनको बाहर ले आएं, तो डायरेक्ट उन्हीं से मुज़ाकरात कर लें आप लोग, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नहीं, बात ये कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट को चलने दें, पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन अदारा है, उधर सारे अवामी फैसले होने चाहिए, वहाँ आए, वहाँ डिबेट भी करेंगे हम लोग, हम आपसे इंगेज भी करेंगे, ये फोरम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तहरीक इंसाफ भी अब ये चाह रही है कि मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। तहरीक इंसाफ का ये मानना, पहले तो ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मुस्तरशुदा लोगों की रिमोट कंट्रोल हुकूमत है, सियासी लोगों से हम बातचीत क्या करें। शहरयार अफरीदी ने तो कल यहाँ तक कहा था कि PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से बात करना चाहती है और ये मुज़ाकरात जल्द होंगे, जबकि नून लीग का मानना है कि PTI मुज़ाकरात की आड़ में NRO मांग रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, लेकिन जब खबर अडियाला से आती है तो सख्त लहजे में किसी से भी मुज़ाकरात ना करने का इंदिया दिया जाता है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है और अच्छी बात भी है और मुस्बत पैगाम भी ये है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शिबली फराज साहब ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से इजाज़त है मुज़ाकरात की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने इमरान खान की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा कि मुज़ाकरात किए जाने की इजाज़त है, ये उन्होंने तस्दीक की है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके लिए कुछ शराइत होंगी, पैरामीटर्स तय किए जाएँ अगर मुज़ाकरात करने हैं। तो बात यह है कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले शराइत का रखना, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये मुस्बत है? उधर से हुकूमत भी मुज़ाकरात करने की बात कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की तरफ से मुज़ाकरात करने के जो है ना वो इशारे भी दिए जा रहे हैं, बाकायदा पैगामात भी दिए जा रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात से पहले शराइत रखना, पैरामीटर्स का तय करना, क्या ऐसा होता है टेबल तक पहुंचने के लिए इस तरह की बातें करना? क्या ये इससे जो कहते हैं ना कि मामलात किसी तरफ लग जाएं तो ये रुकावट बन सकती हैं ऐसी शराइत? मैं बात करूंगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपका। PJ मीर साहब,
फाइनली तहरीक इंसाफ की तरफ से सियासी जमातों का भी कह दिया गया है। पहले तो हमें भी पता था कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अगर मुज़ाकरात किसी से करने हैं तो वो पिंडी वालों से करने हैं, आर्मी चीफ से करने हैं, DGI से करने हैं। ये बात वो खुद भी कहते हैं। शिबली फराज साहब कल उन्होंने शहरियार अफरीदी साहब ने कहा था कि हमारे लीडर की तो शुरू से ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से किए जाएं। आज शिबली फराज साहब ने कहा कि हम सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स तय होने चाहिए। सियासी मुकदमात खत्म हो, सियासी लोग जो कैद उनको बाहर आना चाहिए। मुज़ाकरात से पहले ऐसी शराइत रखना क्या दुरुस्त है? जब आप बात करते हैं, आप एक ओपन एंडेड आप एक बात करते हैं, ये नहीं कि कंडीशंस डालते हैं फिर वो दूसरे भी कंडीशंस डाल सकते हैं कि हम कहेंगे कि हमने ये करना है और ये करना है, और आप कहेंगे हमने ये करना है, तो फिर आपकी कभी बातचीत आगे चलेगी नहीं। सो बेसिकली आप टू योर क्वेश्चन, नो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। बात करो खुले दिल से, और जो आपके दिल में टेबल पे बैठ के बात करो। आज आप सारे बैठ के कह रहे हो कि बात करनी है, तो पहले क्यों नहीं की है? ये पहले कौम का वक्त क्यों ज़ाया किया है? ये मेरा तो इनसे ये सवाल होगा कि आपने पहले अवाम का टाइम ज़ाया क्यों किया है? आप असेंबलियों से बाहर क्यों निकले हो? आप असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सो क्या वजह है? क्या आपको बहुत स्पेशल हो? क्या नून स्पेशल नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी स्पेशल नहीं है? JUI स्पेशल नहीं है? बाकी जो दो जमातें वो नहीं है? तो ये कहना कि ऑल ऑफ अ सडन के जी हम कंडीशंस डालेंगे, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। हाँ, अब शिबली फराज बात करते कि जी हमें ग्रीन गो हेड मिल गया। आपको तो मिल गया, कल पीछे अगर यू टर्न कोई और हो जाए तो मुझे बताएं आप कहाँ के कहाँ रहेंगे आप? मैंने तो ये कहा नहीं था ग्रीन नहीं करना, ये करना। मेरा ख्याल है अगर बात किसी ने करनी है, इमरान खान शुड बी टॉकिंग डायरेक्टली टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और फिर वहां आप इसकी गाड़ी आगे चलाएं। एक हफ्ता तो पहले क्या इमरान खान को बाहर निकाल दिया जाए? नहीं जी, वो तो देखो, आपने जो भी हो रॉन्ग राइट, नवाज शरीफ का आपने एक प्रोसीजर किया है ना, ठीक है, लोग इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन आपने एक प्रोसीजर किया है। तो ये तो नहीं है कि आप उठा के बाहर कर दोगे। ही विल फेस व्हाटएवर चार्जेस एंड गो थ्रू द लीगल प्रोसीजर। आप इस तरह नहीं करोगे, वरना तो फिर लॉलेसनेस है, वरना तो आपके नवाज शरीफ साहब का जो प्रोसीजर किया, ये फिर इमरान खान को नहीं पता था कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो ये कहते हैं, जनरल बाजवा तो मानने को तैयार ही नहीं कि नवाज शरीफ को उन्होंने बाहर भिजवाया था, वो तो कस्में खाते हैं। तो बात यह है कि अगर आप नून लीग से पूछें, वो भी कहेंगे भाई इनकी काबीना ने भेजा था। लोग कैबिनेट में रोना शुरू हो गए थे, शीरी मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो बात यह है कि नवाज शरीफ को भेजने वाले तो ये थे ना। एक तो जनरल बाजवा पे ये जो बैठ के लोग बाहर इल्जामात लगा रहे हैं, जिस वक्त आएगा ना, 6 महीने रह गए, 1.5 साल हो गया ना अब उनको, 6 महीने रह गए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर कोई लोगों को, वो कहते हैं ना, वो छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आप एक साइड, वो कहते हैं ना, इफ द लायंस कुड ओनली राइट द हंट वुड हैव अ डिफरेंट स्टोरी। द थिंग इज, आज एक जमात या कुछ लोग बोल रहे हैं, जब वो आएंगे ना, जब वो बोलेंगे, तो फिर आप उसके आगे बैठ के फिर बहस कीजिएगा। अभी वो नहीं बोल सकते, 2 साल का पीरियड है। द क्वेश्चन इज, ये जो भी डिसीजंस हुए, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हुए, ये कोई जनरल बाजवा का डिसीजन नहीं था, इट वाज देयर डिसीजन। और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। और साथ साथ अब आपने लोगों के अंदर कोई झक मारनी है और इधर उधर की बात करनी है, ये सब ने किया हुआ है। ये नूर ने भी जनरल्स को रगड़ा हुआ है, ये PTI ने भी रगड़ रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी भी, ये सारे, जब इनको कोई नहीं ना मिलता डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो बोलते नहीं है, आगे से वो बोलते नहीं है, ये भूल जाते हैं। सो द क्वेश्चन कि जिस वक्त आएगा सब बोलेंगे। तो आप समझते हैं कि पहले रास्ता ये निकलना चाहिए कि आपने इमरान खान को किस तरह जो है आपने फेस सेविंग देनी है, आपने इमरान खान को बाहर निकालना है, इमरान खान से डायरेक्टली बात किए बगैर, कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें। शिबली फराज साहब अगर एक बात करें तो शेर अफजल मरवत कुछ और बात करते हैं, तीसरी बात बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं, चौथी बात गंडापुर KP में करते हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे हम। तो बात ये है कि PTI की अपनी सफ़ों में क्लैरिटी नहीं है। ये एक तो कब्जा वाली बात, ये बड़ी इमेच्योर बच्चों वाली बात है। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई भी पार्टी आ जाए तो हम कब्जा कर लेंगे। हमारी फौज खुशकिस्मती से बड़ी रहम दिल फौज है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं बाहर चले जाएं, वो दूसरा लफ्ज नहीं सोचते। कौमें अपनी जगह, कौम का जो वकार है और जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरी जगह पे है। सो ये कहना कि हम कब्जा कर लेंगे, ये इस तरह कोई लुटमार नहीं पड़ गई। एक दूसरी चीज जो ये है कि इस वक्त इतनी नाइत्तफाकी है शाजिया कि ये पॉलिटिकल्स तो आपस में बैठने के तैयार ही नहीं है किसी की।
ये तैयार ही नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि जब मुझे नवाज शरीफ ने कहा था कि जाओ और इनसे नवाज शरीफ को नहीं, नवाज शरीफ से जाके बात करो, जनरल मुशर्रफ ने मुझे कहा, मैं इनके शहबाज से और दोनों से मैंने बात की। मैं कहा जी वो 2 पार्टी चाहते हैं, वो अंदर इतनी नातफाकी होगी, खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि वो पार्टी के अंदर इनकी वो तहल बच गया, नहीं जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो हो जाता आज आपको मुल्क कहाँ ना कहाँ खड़ा होता। चौधरी शुजात से कभी पूछ लेना आप, खुदा की कसम नवाज शरीफ प्रेसिडेंट उस वक्त बन जाता। द क्वेश्चन है हम आपस में इत्तेफाकी कोई नहीं है। ये जो आप एक फिल्म देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर के अंदर इतनी वो कह रहे हैं ना डिसयूनिटी है कि हम कहते हैं बात हो, हम तो कहते हैं बात हो, क्योंकि बातचीत के अलावा आप इस मुल्क को नहीं चला सकते। बिल्कुल इमरान खान से बात करो, बिल्कुल नवाज शरीफ, जरदारी सबको बिठा के बात करो। बिठाएगा तो बिठाएगा कौन? सबसे पहले ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा आर्मी चीफ से, सिंपल। वेरी ट्रू। वो सिग्नल देंगे एंड देन आपकी गाड़ी चलना शुरू होगी। दैट इज द वे फॉरवर्ड। वैसे एक और बात है, नून लीग के एक ग्रुप की तरफ से, हम तो ग्रुप ही कहेंगे, उनकी तरफ से एक रियलाइजेशन हमें देखने को मिली है, विच इज गुड, जो ये बात कर रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने की, कि कंधों की सियासत जो है अब इसको खत्म करना चाहिए और मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। आपको नहीं लगता ये रियलाइजेशन बहुत अच्छी है कि वाकई अब जिनके सहारे हम माजी में आते रहे हैं, 2018 में इमरान खान आया और आज हम भी बैठे हैं, भले ही आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है कि सियासी मामलात सियासी जमातों को ही हल करने हैं। बिल्कुल सही कहा शाजिया। एक सिंपल सी एक चीज़ है, अब आपने इसका मुझे जवाब देना है। मुझे बता, हम सब जमहूरियत चाहते हैं ना जी इस मुल्क के अंदर जी। अगर हम जमहूरियत चाहते हैं तो सबने देखा कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। इंस्टेड के जमहूरियत को सेव कर रही, वो तो पार्टी के पीछे पड़ के इस पार्टी को गिरा दो, डुबा दो। यही हमने नून के साथ पहले देखा। और इंस्टेड के नून को प्रोटेक्ट करो या पीपल्स पार्टी को प्रोटेक्ट करो, सारी पार्टी गैंग अप होके जो पार्टी नीचे जा रही होती है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वजारत चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे जमहूरियत नहीं चाहिए। ये सब जमहूरियत के चमचे, कोई जमहूरियत की बात नहीं करता, क्योंकि अगर इनमें जमहूरियत का किसी में कुछ थोड़ा सा एहसास होता तो पीटीआई के साथ खड़े हो जाते। हाँ, इख्तलाफात रखो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ आप पॉलिटिकली डिसएग्री करो, लेकिन जमहूरियत को तो बचाओ ना। तुम तो लेकिन पीजे मीर साहब, ये जो डायलॉग्स की बात हो रही है, जाहिर है जब 2 फरीक बैठते हैं तो गिव एंड टेक जो लेन देन होता है, एक तरफ दोनों फ्रीकैन को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ता है, लचक दिखानी पड़ती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हुकूमत कहाँ लचक दिखा सकती है और इमरान खान कहाँ लचक दिखा सकते हैं, एक दूसरे के पास लेने देने को इनके पास क्या है? तहरीक इंसाफ कहाँ पीछे हट सकती है और हुकूमत कहाँ पीछे हट सकती है या हटना चाहिए? अच्छा, ये दोनों के इंटरेस्ट में। हाँ, हमें पता है पॉपुलैरिटी किसकी है, हमें पता है हुकूमत में कौन है। बिल्कुल। अब क्वेश्चन उठता है कि इस हुकूमत ने अगर आगे इलेक्शन लड़ने हैं और रहना है सियासत के इस मैदान में, तो इसने पूरी कोशिश करनी है कि पीटीआई के साथ बात करे। ऑन द अदर साइड, पीटीआई को चाहिए कि इनसे बात करे, क्योंकि जो इनके हाथ में है, जब तक इलेक्शन नहीं होते आप इनको तकड़ा करो, ताकि आप जब गवर्नमेंट में आओ आपके हाथ में कुछ चीज हो। अगर आपके हाथ में चीज नहीं होगी तो आपका वही हाल होगा जो कि आज इस गवर्नमेंट का हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है 2013 के इलेक्शंस के बाद मैं नवाज शरीफ के पीछे था, नजम सेठी साथ आ गए, तो नवाज शरीफ कह रहे मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं हुकूमत कैसे लूं, ये पीपल्स पार्टी क्या छोड़ के जा रही है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्वेश्चन इज, अगली गवर्नमेंट जो इस वक्त है वो छोड़ के जाएगी तो आप करेंगे ना, अगर नहीं करेंगे फिर आपका 1.5 साल लगा रहेगा, जो आप और मैं टीवी शोज पे कहते हैं नहीं जी वो पिछले छोड़ के, पिछले ने भी ये कर दिया, पिछलों ने ये कर दिया। लोगों के पास टाइम ही नहीं है पिछलों की बात सुनने का। वो तो कह रहे हैं आज हमें रोटी दो, कल की रोटी छोड़ दो, कल तो मर गए, आज की रोटी, आज की महंगाई खत्म करो। सो ये दोनों के मुफाद में ये बात करें। पीजे मीर साहब, एक और जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है 2-4 रोज से हम देख रहे हैं, वाडा साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आज जितने भी मसाइल हैं, ये जो सियासी बहरान है, ये जो इतनी पोलराइजेशन है, इसकी एक ही बुनियादी वजह और एक ही इदारा ज़िम्मेदार है, वो जुडिशरी को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि जरदारी साहब की 14 साल की क़ैद हो, भुट्टो साहब की फांसी हो, नवाज शरीफ साहब की नाअहली हो या इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक हो, सारी ज़िम्मेदार जो है वो जुडिशरी है। लेकिन मैं अगर इसको इस पैराए में देखती हूँ या आपसे मैं ये पूछ पाऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त था जिसमें वो एजेंसीज़ के प्रेशर दबाव की बात करते हैं,
उस पैराए में देखें तो फिर भी जुडिशरी को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और ऑल ऑफ द सडन ये जुडिशरी को जिम्मेदार ठहराने का बयानिया, ये आपको क्या कोई प्लांटेड लगता है? ये इसलिए बयानिया आया है क्योंकि 6 जजेस ने एक जॉइंट एक लेटर लिखा है। तो आपने सवाल करना है इन जजेस को जब भी आए, बोले कि जब आपको को कहा जा रहा था आपने उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया? आप जो इतने एमिनेंट और ऑनरेबल जजेस हैं उस वक्त क्यों नहीं किया? आपने जस्टिस याकूब अली खान का, आपको पता है जब उनको कहा कि ओथ लो, वो क्यों रिजाइन कर गए थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? क्यों? इंटेग्रिटी थी। जस्टिस एजाजुल एहसन, इनके कितने 5-6 महीने रह गए ना अब तो, अगर वो रहते तो चीफ जस्टिस नेक्स्ट थे, उन्होंने क्यों रिजाइन कर दिया? इंटेग्रिटी। तो अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो उस वक्त करते ना, बाद में क्या टोला बन के आप आगे कह रहे नहीं जी हमें तो प्रेशराइज किया। बाद में रोना और फिर एक इदारे को मुलव्वस उसके अंदर करना, ये मैं समझता हूँ कि ये आप अपने माजरत के साथ ये काम तो इमरान खान ने भी किया है। पहले हमें कहानियां सुनाते थे कि हम लोग एक पेज से बनाए, बड़े अच्छे मामलात चल रहे हैं, और बाद में कहते थे मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए थे, मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया। बात ये सिर्फ उनकी नहीं है, दूसरे इदारों की नहीं, हमारे सियासतदानों की भी है। जब आपके कोई पैर खींचने की कोशिश करे आप भी बताएं, फिर खुलकर सबको बताएं कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा। शाजिया बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक पेज में है लेकिन मुख्तलिफ किताबों में, एक किताब में नहीं है, एक पेज में बिल्कुल, लेकिन इनकी मुख्तलिफ है। तो ये बात कहना कि जी उन्होंने ये कर दिया, ये सबको पता है। सो द थिंग इज, बाद में वो कहते हैं ना, वो अंग्रेजी की कहावत है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वो यार जो हो गया वो हो गया, आगे चलो। हमने हमारी तो शिकायतों की, रंजिशों की और एक दूसरे पे तनकीद की एक आप कह लो कि हिस्ट्री बनी हुई है। क्या हम इसको छोड़ नहीं सकते? क्या नया सिलेबस नहीं इख्तियार कर सकते? क्या नई किताब नहीं खोल सकते? पुरानी किताब को हम बार बार रगड़ के उसमें तो पेजेस में कहते हैं ना, बाद में याद आने वाला मौका अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। वो याद है, वो जनरल अयूब जब गए थे फील्ड मार्शल, तो उसके फिर ट्रकों पे लिखा था तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ये बात हकीकत है कि आज पाकिस्तान का खित्ते के 9 ममालिक के साथ जो तिजारती खसारा है ये 4 अरब 50 करोड़ डॉलर है, यानी एक्सपोर्ट हमारी कम है और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिर है इस तिजारती खसारे को कम करने के लिए भी पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, जिसकी कौमी ख़जाने में पहले ही बहुत कमी है। स्टेट बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 9 करोड़ 32 लाख डॉलर की कमी हुई है, यानी 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर सिर्फ 13 अरब 28 करोड़ डॉलर हैं। मुल्क की मईशत को चलाने और डॉलर्स की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत को IMF से 6 से 8 अरब डॉलर का नया बेल आउट पैकेज चाहिए, जिसकी पाकिस्तान ने ज़ाहिरा बातचीत भी चल रही है। IMF के साथ डील करने के साथ हुकूमत की ये कोशिश है कि बैरूनी जो इन्वेस्टर है उसको पाकिस्तान लाया जाए, जिसके लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC बनाई गई। मगर ये बैरूनी सरमायाकारी किन शोबों में होगी, इसके खदोखाल क्या होंगे, इस बारे में अभी कोई डिटेल्स उस तरीके से सामने नहीं आई हैं। और हुकूमत जो है, ये जो बाहर के सरमायाकार हैं, बैरूनी सरमायाकार, इनको ख़ास प्रोटोकॉल भी देती है। पिछले दिनों सऊदीया का आला सतही वफ्द यहाँ आया, ब्रीफिंग्स ली। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की बाहमी तिजारत के मुआहदे किए गए। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को 1 विंडो ऑपरेशन और सिक्योरिटी की यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो अट्रैक्शन और जो सहूलतें बाहर के सरमायाकारों को दी जाती हैं या जो यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं, क्या वो सहूलतें यहाँ के जो मकामी इन्वेस्टर्स हैं, सनतकार हैं, उनके लिए भी वही सहूलतें हैं? क्योंकि यहाँ का जो मैन्युफैक्चर है वो तो बिजली, गैस और दूसरे अखराजात की वजह से बड़ा महंगा माल तैयार करता है, जिसको बाहर की मंडियों में एक्सपोर्ट करना फिर ज़ाहिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि मुल्की मईशत को ठीक करने के लिए हुकूमती इक़दामात की समत क्या दुरुस्त है? IMF से नई डील मिलने के बाद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? और ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिसकी वजह से मुल्की मईशत
मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है कर्ज लेकर कर्ज अदा करने की पॉलिसी से? ये जो एक फार्मूला है कि हमने कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेना है, दूसरे जो ममालिक कर्ज लेते हैं वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे होता है कि हमें कर्ज की ज़रूरत होती है कर्ज उतारने के लिए। तो ऐसा एक हम इस ऐसे चुंगल में फंस चुके हैं जिससे निकलना बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन बहुत से माहिरीन हैं जो उसके बहुत जो है ना वो तरीके भी बताते हैं कि कैसे जो ये हमारी कमज़ोर मईशत है और ये जो चुंगल है इनसे कैसे जान छुड़ाई जा सके। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, SIFC के बाद जाहिर है बड़ी लोगों को यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी है इन्वेस्टर्स में भी कि इसके बाद पाकिस्तान में बाहर से ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा सिनेरियो में कितना मुश्किल है इस मईशत को पटरी पर लेकर चलना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने बहुत ही मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को हालात को देखते हुए क्या वाकई बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट दिखाएंगे और आगे आएंगे? अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सऊदी अरेबिया का एक हाई पावर डेलीगेशन आया था हेडेड बाय द फॉरेन मिनिस्टर, फिर हमारे यहाँ पिछले दिनों ये ईरान के प्रेसिडेंट साहब भी आए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब ईरान के कॉन्टेक्स्ट में इशू ये है कि अभी तक तो सैंक्शंस का मसला खड़ा रहा है। क्या अब ये सैंक्शंस का मसला जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में बायलैटरल ट्रेड जो है जिसका टारगेट $10 अरब है वो मुकम्मल हो सके? इसलिए कि यकीनन ईरान से हमें गैस और ऑयल बहुत अच्छा कीमत और बड़े सहूलत से मिलेगा। सो देयर इज नो डाउट कि बायलैटरली हमारे इंटरेस्ट में है, मगर ये देयर इज नो डाउट कि ये हमारे इंटरेस्ट में है डॉक्टर साहब। लेकिन बात ये है कि आपको पता है जब ईरानी सदर यहाँ पर आए तो हमें अमेरिका से भी प्रेशर आना शुरू हो गया। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से वहाँ से बयानात आ रहे थे तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान है ईरान के साथ इन मामलात को आगे लेकर चलना? जी वाकई यही तो मसला है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और देखिए ऐसा खुदा न खास्ता ना हो कि जो वाशिंगटन में जो दफातर हैं जिसमें एक IMF भी है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके थ्रू किसी तरह से इनडायरेक्टली कुछ प्रेशर हम पर एग्जर्ट किया जाए। ये बिल्कुल नामुनासिब होगा। पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो मुझे एक बात का अभी काफ़ी अफसोस होता रहा है, असल बायलैटरल पार्टनर जो पाकिस्तान का था वो चाइना है और चाइना के साथ सेकंड स्टेज जो था CPEC का वो हो जाना चाहिए था। उसके नतीजे में हम बिजनेस को आगे ले जाते। चाइना के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट हो जाते और चाइना में जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे खर्चा बढ़ रहा है वो पाकिस्तान में अगर ले आते मैन्युफैक्चर के लिए तो बहुत तेजी से आगे जाते। जिस तरह एक बेहतरीन एग्जांपल दुनिया में है वियतनाम का, जो जंग के बाद तबाह हो चुका था, मगर चाइना ने उनको इंटीग्रेट किया अपने साथ और बहुत से प्रोजेक्ट्स वहां लगाए और आज वियतनाम के एक्सपोर्ट हमसे तकरीबन 5 से 6 गुना है। तो हमारे यहाँ रुकावट क्या है फिर? रुकावट मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तो देखिए सिक्योरिटी लैप्सेस हुए खुदा न खास्ता कुछ दिन पहले, आपको इसका तो पता है। दूसरी तरफ देखिए बात यह है कि जो हमने टर्म्स तय किए हैं, अब फॉर एग्जांपल जो चाइनीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं और चाइना का इतना बड़ा हाथ है हमारे यहाँ बिजली की कमी को ख़त्म करने का, वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम, मगर उसके बावजूद पेमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। वी हैव नॉट मैनेज्ड आवर रिलेशनशिप वेल विद चाइना। चाइना मेरे लिए सबसे प्राइमरी पार्टनर है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मौजूद है चाइना के साथ। अब अफसोस से कहना पड़ता है कि चाइना हमें जितना एक्सपोर्ट करता है वो 8 गुना है जितना हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्बैलेंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।
तो इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान को अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा रुझान मैं समझता हूँ कि चाइना की तरफ होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसकी मैं अपने इंट्रो में भी बात कर रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ी रुकावट आप समझते हैं यहाँ की कॉस्ट है। यहाँ का जो इन्वेस्टर है, यहाँ का जो एक्सपोर्टर है, वो उन अखराजात को ही नहीं मीट कर पाता। आपकी बिजली है, आपकी गैस है, फिर आपका मजदूर है, जाहिर है उनको भी तनख्वाहें आपने देनी है, आपने इतनी महंगी जो है ना वो बिजली भी लेनी है, इतनी महंगी आपने गैस भी लेनी है। तो आप ये सहूलतें हुकूमत जो है वो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं देती है कि अगर आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है उसके लिए डॉलर्स चाहिए, लेकिन असल में जो डॉलर्स आपके एक्सपोर्ट के बाद आने हैं उसके लिए आप लोग कुछ करते नहीं है। देखिए, एक वक्त था जब पाकिस्तान बहुत कुछ करता था एक्सपोर्ट्स के लिए, और वो कुछ साल पहले की बात है। हमने जो बिजली की टैरिफ रखी थी एक्सपोर्टर्स के लिए वो सब्सिडाइज थी और माशाल्लाह एक मुनासिब लेवल पे थी। दूसरी तरफ एक वक्त ऐसा भी था कि जो सेल्स टैक्स हमारे एक्सपोर्टर्स को देना चाहिए था डोमेस्टिक सेल्स पर, पाकिस्तान के अंदर के सेल्स पर, उसको हमने एग्जेम्प्ट किया हुआ था, जीरो रेटिंग की हुई थी। तीसरी तरफ उनको कर्जों का जो सूद का लेवल था वो मार्केट से कम कर दिया जाता था, और अभी भी हम उनके इनकम टैक्स से 1% लेते हैं उनके अर्निंग्स पर। मगर हुआ ये है कि तकरीबन सारे बड़े बड़े जुमरात हमने दिए हुए थे अपने एक्सपोर्टर्स को, वो हमने विड्रॉ कर दिए। और एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है एक लिहाज से एक्सपोर्टर्स के लिए, हम अब सबके लिए शायद बेहतर हो, कि हमने रुपए की कदर को ऐसा मुस्तकम कर दिया है किसी जादू की छड़ी से कि इस वक्त रुपए जो है वो बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा है। तो हमारा एक्सपोर्टर जो है उसको पाकिस्तानी रुपए में कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके बरक्स उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, इस वक्त बिजली की कॉस्ट 17 सेंट फी किलोवाट आवर है पाकिस्तान में, जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश में सिर्फ 9 या 10 सेंट है। तो दो तरफ से मार खा रहे हैं कि अच्छी कीमत नहीं मिल रही है और कॉस्ट में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। अब आप देखिए, ये पिछले महीने 7.5% कमी आई है बिजली की सेल में, यानी कि बिजली की सेल उस वक्त कम होती है जब प्रोडक्शन कम होता है, तो यानी कि प्रोडक्शन कम हो गया है। तो एक्सपोर्टर्स आर इन डीप ट्रबल और इसको हल करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखें ना, इसकी एक और वजह भी तो है, लोगों ने सोलर की तरफ लोगों का इतना ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, लेकिन जिस तरीके से खबरें चलाई जाती हैं बाद में कहा जाता है नहीं नहीं ऐसी कोई तजावीज़ गौर नहीं है। अब आप देखें हर जगह सोलर को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। अपने हम ज़्यादा दूर ना जाए, अपने हमसाया मुल्क जो है वहाँ इंडिया में ही देख लें, वहाँ किसान तक को ऐसी सहूलियात जो है ना वो फराम की गई हैं, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी टेक्नोलॉजी को। लेकिन यहाँ पर खबरें चलाई जाती हैं कि जो है ना वो इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा, हर महीने आपको इतने पैसे देना पड़ेंगे। तो हुकूमत ये सोलर को इतना वो क्यों नहीं कर रही है सपोर्ट? ये करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान को, इसलिए कि हम जो फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसे हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और हर दूसरे तीसरे महीने टैरिफ्स में बेतहाशा इजाफा होता रहा है और अनकरीब होने वाला है। तो रिन्यूएबल एनर्जी, पर्टिकुलरली सोलर, जिसमें हम माशाल्लाह हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, उसको टॉप से टॉप प्रायोरिटी देना हमें चाहिए था। मगर वेस्टर्न इंटरेस्ट्स हैं जो एग्जिस्टिंग टॉप प्रोड्यूसर्स हैं वो यकीनन नहीं चाहते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस यकीनन मुख्तलिफ सर्कल्स में तो ऐसे में अगर हुकूमत चाहे भी, अब ज़ाहिर है हम नियत पे तो शक नहीं कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट है आईपीपीज़ के, आपके जो 90s के उनके साथ मुआहदे किए हुए हैं वो सबसे बड़ी रुकावट है। फिर कैपेसिटी चार्जेस, कैपेसिटी पेमेंट, मतलब कि आपके पास वो बिजली के इस्तेमाल करें या ना करें, आपने डॉलर्स में उनको पैसे देने ही देने। हुकूमत ऐसे मुआहदों में इतना ज़्यादा घिर चुकी हुई है, आप क्यों इसको जो है ना वो नजरसानी इस पर नहीं कर सकते, क्यों इसको रिविजिट नहीं करती है हुकूमत? बिल्कुल आप मुनासिब कह रही हैं, खास तौर पे जो बहुत पुराने आईपीपीज हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो हो सकता है कि खत्म हो चुका होगा, तो आप यकीनन इस पे काम करें और चाहें कि एक मुनासिब एग्रीमेंट करें आपस में, जिससे दोनों को एक तरह से सिक्योरिटी मिले। और मुझे जो परेशानी इस वक्त हो रही है वो ये है कि आप पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, खास तौर पे जो आपके नए आईपीपीज हैं चाइनीज वगैरह, और उससे ओवरऑल रिलेशनशिप मुतासिर हो रही है पाकिस्तान की।
मुख्तलिफ तरीक़ों से, और इस पर हमें गौर ज़रूर करना फ़ौरन चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट इशू जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हर साल जब गंदम की कटाई का सीज़न शुरू होता है, किसान हमेशा हमें परेशान ही नज़र आता है। हुकूमत जो एक सपोर्ट प्राइस तय करती है उससे भी कम में छोटे काश्तकारों, छोटे किसानों से तो वो लेते ही नहीं है। छोटा किसान जो है वो जो मिडल मैन होता है, आड़ती तबका, उनके हाथों ही बेचारा पिस के रह जाता है। तो क्यों किसानों के मसाइल, ख़ासतौर पर ये जो गंदम का एक हमारा होता है जिसमें हम इतने इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इतना इंडिपेंडेंट होते हुए भी आप पहले तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाद में अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें बाहर से, रशिया से, बाहर के ममालिक से मंगवानी पड़ती है। क्यों इस पर आप एक जामे पॉलिसी हमारी हुकूमतें नहीं बना पाती हैं गंदम के मामले पर? ये बहुत अहम सवाल है। गंदम हम सब की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा यानी कि स्टेपल डाइट है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इस साल एक हैरत अंगेज चीज़ हुई है। अल्लाह के फजल से कपास की फसल जो है, गंदम की फसल जो है वो टारगेट से कुछ कम है मगर अच्छी है, अच्छी है। तकरीबन मेरे ख्याल से 29 मिलियन टन तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ पता नहीं क्यों इन एडवांस पिछली हुकूमत जो केयरटेकर हुकूमत थी, उन्होंने इंतजामात करके तकरीबन 3 से 3.5 मिलियन टन गंदम को इंपोर्ट कर लिया है। ऐसा क्यों किया इन एडवांस? अब सरप्लस होने लगा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि प्रोक्योरमेंट का जो निज़ाम है उसके लिए कम से कम बहुत साल पहले जब हम गलती से हुकूमत में थे तो उस वक्त भी हमने बहुत कोशिश की थी। उसके बाद में एक इदारा भी खड़ा किया गया था जिसका नाम है पास्को, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल सप्लाई एंड स्टोरेज कॉरपोरेशन। उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए और ख़ास तौर पे आप ये कोशिश करें कि जो आपका ज़्यादातर जो मार्केटिंग होती है वो मिडिल साइज फार्मर और लार्ज फार्मर की होती है। बेचारा छोटा फार्मर जो है वो गंदम की फसल अपने घर में ही इस्तेमाल कर लेता है ज़्यादा। बिल्कुल। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए था कि हम अपनी कैपेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट डेवलप करें। अब एक नया रीज़न भी दिया जा रहा है कि कैश फ्लो प्रॉब्लम है। भाई खुदा के लिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट, द स्टेपल ऑफ आवर डाइट, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब फॉरेन डिसीजन ले फाइनेंसिंग करना है थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुआशियात डॉक्टर हफीज साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।